स्क्रू रूल क्या बोलता है कि अब स्क्रू कैसे टाइट और कैसे ढीला होता है तुमको पता है कि नहीं? जैसे मान लो कि ये स्क्रू है, ये मान लो स्क्रू है, इसको अगर मेरे को बोर्ड में इसको टाइट करना है तो टाइट करने के लिए मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज। क्या हुआ? इसको अगर निकाल, ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले में तुम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग एनसीईआरटी का ही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे चलते हुए चलेंगे, रैंडमली किसी भी चैप्टर को उठा करके अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 4 हुए कि 3 हो चुके हैं। 4th नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इसके लिए समझ लो, पिछले के जो 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किया हुआ था, आगे आने वाले जो तुम्हारे 3 चैप्टर्स रहेंगे वो इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। अगर पहले के 3 चैप्टर्स तुम्हारे भेजे में अच्छे से रहेंगे, हाँ, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनके टॉपिक्स तुम आसानी से समझोगे भी और स्पीड में हम लोग चैप्टर को निकाल भी पाएंगे। अदरवाइज एक एक टॉपिक पे इतना इतना टाइम खाने वाला रहेगा, तुम्हारे भेजे में अगर कुछ नहीं गया तो फिर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला, और मैं तो डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके अभी आने वाले 1-2 चैप्टर्स को और निकाल दो, क्योंकि यही चैप्टर्स जो है ये तुम्हारे लेंथी हैं। फिर सेकंड बुक का और इसी बुक के जो लास्ट वाले चैप्टर्स रहने वाले रहेंगे ये थोड़े से छोटे छोटे साइज के होंगे, तो उसमें तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला होगा। क्लियर? चलो भाई ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 हेडिंग लगाओ इसके लिए रुको, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मेरे को थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में बताओ तो सुने तुम्हारे मुंह से कि मैग्नेटिज्म जो है एक्चुअली में ये होता क्या है, इससे तुमको क्या समझ में आता है? बताओ भाई, थोड़ा मोड़ा बताओ, कोशिश करो, देखें। हाँ हाँ, अरे भाई वो तो तुम मैग्नेट के पास पहुंच गया। मैग्नेटिज्म बोलने का मतलब ऐसा ये प्रॉपर्टी होगा ना भाई। मैग्नेटिज्म बोलने का मतलब क्या होगा? एक प्रॉपर्टी होगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नेट से ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के टूवर्ड्स या मैग्नेट से जो भी सब्सटेंसेस इंफ्लुएंस होंगे, ठीक है, उन सारे में मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया। तो देखो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूविंग चार्ज बोलने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मूविंग चार्ज बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उसी जिस भी कंडक्टर में फ्लो करके जाएगा उसके क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले नंबर ऑफ चार्जेस को पर यूनिट टाइम के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आया इतना समझ में? तो ध्यान दो, इसके पहले में जो हम लोगों ने चैप्टर कवर अप किया हुआ था उसमें हम लोगों ने चार्ज को लेकर के किया हुआ था। अब आगे चल करके बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज वगैरह होना चालू हुए, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज वगैरह आना चालू हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बताने का काम करते थे। इसमें से जैसे, अब एक चीज और चीज समझ लो ध्यान से, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में ऑर्डर अलग दिया हुआ है और सिलेबस जो दिया हुआ है सीबीएसई का उसमें ऑर्डर अलग दिया हुआ है। तो मैं तुमको सीबीएसई के ऑर्डर के हिसाब से टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, ठीक है। सीबीएसई के ऑर्डर के हिसाब से टॉपिक्स कवर करवाएंगे, क्योंकि अगर बुक का ऑर्डर फॉलो करेंगे तो उसमें बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स दिया हुआ है जिसको कि समझने के लिए आगे के टॉपिक्स का हमको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग सीबीएसई का दिया हुआ जो सिलेबस है उसी के टॉपिक्स का ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझो, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच में रिलेशन आगे चल करके क्या बोलना चाहिए, स्टैब्लिश किया गया।
ठीक है। अब इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे अगर ये बोला जाएगा तो सबसे पहले में तो अर्नेस्ट बोलते हैं, क्या नाम था इसका, जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है, ऑर्स्टेड, अर्नेस्ट नहीं ऑर्स्टेड, क्या नाम था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्स्टेड जो था ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, क्योंकि सिलेबस में इसको तुमको मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ साथ में हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट था, इसी के साथ साथ में मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था। तो ये सारे के सारे लोग मिल करके अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये लोग रिलेशन लाते कैसे थे, मैं समझा रहा हूं तुमको, समझो। एक ऐसे कॉइल्ड हम लोग ले लेंगे कंडक्टर, कंडक्टर को ऐसे स्प्रिंग टाइप का कॉइल करके ले लिए, ठीक। तो इन लोगों ने एक एक ने, मतलब किसने क्या थ्योरी दिया हुआ था ये अभी छोड़ दो, क्योंकि वो तुमको फैक्ट लिखने का है नहीं वहां पे, ठीक है। तो इन लोगों ने अपना अपना थ्योरी लेकर के आया हुआ था। थ्योरी के बेसिस पे ये लोग क्या बोल रहे थे, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि मान लो कोई सा एक कंडक्टर है, ये जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के पास में एक मैग्नेट को, किसी एक मैग्नेट को जब इसके पास और इससे दूर लाया जाएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से, ठीक है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, पहला पॉइंट। तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। दूसरा, अगर इस कंडक्टर में मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊं तो इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट किए कि नहीं किए, समझ में आया बात यहां पे। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी एक कंडक्टर के पास में मैग्नेट को बार बार लाया और उसे, मतलब उसके पास और उससे दूर लाया जाए, तब के केस में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिश किया था। आ गया इतना बात समझ में। तो ये है भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले रहेंगे। लगाओ अगला हेडिंग लगाओ, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, हो गया। देखो अब आगे, एक्चुअली में इस इंसान ने एक्सपेरिमेंट किया क्या है समझो। जैसे मान लो हम लोग कोई सा एक स्ट्रेट वायर ले लिया, कोई सा भी एक कंडक्टर ले लिया, हम लोग वायर ले लिए और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चालू कर रहे हैं। मान लो कि हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करवाया, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिए। तो जब इसके नीचे में, एक मैग्नेटिक कंपास ला करके रखा जाए, मैग्नेटिक कंपास तो जानते रहोगे जिसमें कि एक नीडल लगा हुआ रहता है, वो भी मैग्नेटिक होता है, ठीक, और जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के में ही हमेशा टिकता है। तो जब एक मैग्नेटिक कंपास को इसके नीचे में ला करके रखा जाएगा, जैसे ये मान लो मैं मैग्नेटिक कंपास रखा और ऊपर में एक वायर से मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा हूं, ये तुम्हारे आजू बाजू में जितने वायर्स दिख रहे हैं जिसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के पास में अगर मैग्नेटिक नीडल लाओगे और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसमें तुमको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने एक मैग्नेटिक नीडल लाया और उसको इसके नीचे में रख दिया। अब रखने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला। क्लियर है, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो था वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो अब भाई डिफ्लेक्ट हुआ तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो उधर जाएगा या इधर डिफ्लेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले चीज तो ये दिमाग में बिठाओ कि डिफ्लेक्शन हुआ है। अब दूसरा इसने ऑब्जर्वेशन क्या किया हुआ है समझो, कि अगर हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, जैसे अब इलेक्ट्रिक करंट में किधर से किधर फ्लो करवाया हुआ हूं, नीचे से ऊपर, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, ऊपर से नीचे ले लेता हूं, तो ये मैग्नेटिक नीडल अगर मान लो अभी के केस में अगर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर ये शिफ्ट हुआ है तो डायरेक्शन करंट का चेंज करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये किधर है, लेफ्ट, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करो तो किधर भाग जाएगा, राइट में। समझ में आया, दो ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन इसने ये किया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बढ़ाया जाएगा, बोलने का मतलब करंट के मैग्नीट्यूड को अगर इंक्रीज किया जाएगा
तो उसी रेशियो में इसका डिफ्लेक्शन भी होता है। समझ में आ गया? मतलब अगर करंट को हम लोग ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, करंट को अगर कम फ्लो करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। आया इतना बात समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इस बेसिस पे इसका पहले ऑब्जर्वेशन देखो। तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशन इसने किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड, या ऐसे लिखो व्हेन current is flown through a conductor, साथ साथ लिखते चलो, when current is flown through a conductor placed over a magnetic compass या a magnetic needle लिखो। placed over a magnetic needle, there is a deflection in the needle. There is a deflection in the needle. किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक मैग्नेटिक नीडल के ऊपर में रखा जाएगा तो मैग्नेटिक नीडल में क्या दिखेगा? डिफ्लेक्शन दिखेगा। क्लियर है ये? ठीक है। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल is depend on the direction of flow of electric current. If current change, deflection of needle will change. Simple. Clear? लिखो direction of deflection of needle is depend on the direction of flow of current. ठीक, डायरेक्शन चेंज तो डिफ्लेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज। ठीक है, ये हो गया भाई सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन क्या इसने किया हुआ है कि जो जो डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके बोले? किसके बोले? इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन भाई ऑर्स्टेड ने किया हुआ था। और ऑर्स्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ऑर्स्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आगे चल करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स लेकर के आता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चीजें और देखना है हमको। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल आता है, बहुत ज्यादा डीप में या फिर बहुत ज्यादा पोथी बना करके लिखना नहीं, एकदम शॉर्ट में लिख देना। फॉर डायरेक्शन we use Ampere swimming rule. एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, अब ध्यान दो, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी लिखेंगे। हो सकता है
उसमें से क्वेश्चन ठोक दे। तो देखो ध्यान से, मान लो कि कोई एक आदमी तैरते हुए जा रहा है, अगर उसके तैरने के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा तो तैरता आदमी कैसे है, दोनों हाथ को, लेफ्ट हैंड को इधर मारेगा, राइट हैंड को इधर मारेगा। तो ये जो तैरने का प्रोसेस रहेगा, इसमें लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा, अगर तैरने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तब के केस में लेफ्ट हैंड जिधर आएगा उस साइड में डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल का। समझ में आया? बोलने का मतलब, करंट जा रहा है ऐसे ऊपर, तो मैं तैरूंगा भी भाई ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ, तब मेरा लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इस साइड में, इधर आएगा। तो लेफ्ट हैंड मेरा इस साइड आएगा, तब के केस में देखो मैग्नेटिक नीडल का मैंने डिफ्लेक्शन भी किधर दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड में। वहीं अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, ठीक, अगर यहीं से इसका डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे, ये मान लो अब आई का डायरेक्शन हो गया, तब के केस में मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आया है भाई डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसी रूल का दूसरा नाम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नो रूल। एस कैपिटल में लिखना सारे, SNOW, स्नो रूल। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्नो रूल है क्या, सारे सारे के सारे जो क्या बोलना चाहिए, ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये तुम्हारे हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेकर के बताया हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ अगर मानते हो, जैसे अगर हम लोग अगर डायरेक्शन लेते हैं तो प्लेन में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को साउथ टू नॉर्थ लेंगे, साउथ टू नॉर्थ लेने का बोलने का मतलब नीचे से ऊपर, तब के केस में ओवर, ये ओ जो लिखा हुआ है, ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग साउथ से नॉर्थ के टुवर्ड फ्लो करवाते हैं, ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट साइड। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये स्नो का मतलब ये है, साउथ से नॉर्थ ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, देन डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। सेम चीज बोल रहा है ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर स्विमिंग रूल बोलो या फिर स्नो रूल बोलो, दोनों ही उसी को बोला जाता है। अब बन जाएगा ये, क्लियर है? चलो भाई, इतने को पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हो गया? चलो भाई ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अब भाई कोई सा एक मैग्नेट तभी इन्फ्लुएंस होगा जब आसपास में उसका एक रीजन ऐसा क्रिएट हो जो कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हो। ठीक है, या जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल पाए। अब एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहले एक बार इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके नेचर के बारे में देखेंगे और यहीं पे इस टॉपिक को हम लोग रोक देंगे। क्योंकि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो इसके बाद तुम्हारे फोर्सेस के बारे में डील किया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले फोर्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग पहले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज को निकालने वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पे पहले फोकस करने वाले, क्योंकि वो तुमको बहुत ज्यादा एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और बेसिक तुम्हारा जो है वो इस चैप्टर का वहीं से बनने वाला है। अगर गलती से हम लोग करंट पे चले जाएंगे तो जैसे क्या बोलना चाहिए, इसमें फोर्स पे जैसे चले जाएंगे तो फोर्स पे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला रहेगा लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स को पढ़ने के लिए भाई उसमें बहुत सारे बीच के टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग स्किप करते हुए पहले मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं। यहां से हम लोग सीधा उतरेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे या मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पे। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट ये पहले नंबर का हो गया तुम्हारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अगला हेडिंग लगाओ यहां पे, अब मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हुआ था, मैग्नेटिज्म के लिए हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखना है। क्लियर? उसके लिए हम लोग ई वेक्टर का यूज करते थे, यहाँ पे इसको हम लोग बी वेक्टर का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो तुमको फॉर्मूले डिराइव करने वाले के लिए मिलने वाला होगा वो पैटर्न तुम्हारा वही फॉलो करेगा जो तुम्हारे पिछले वाले टॉपिक्स किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को डाइपोल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोग को फोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे भी हमको बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलो भाई ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे डिफाइन कर दो कि होता क्या है ये।
लिखो यहां पे द रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट। कंडक्टर और अ मैग्नेट। The region around a current carrying conductor or a magnet in which any magnetic material experience and influence। एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंस, या फिर कोई ना कोई सा एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी, तुमको बस इतना ही दिमाग में बिठाना है। एक चीज और इसके लिए लिख लो, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो एसआई यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। वेबर भी होता है, ठीक है, टेस्ला। अभी के लिए टेस्ला ही लिखे रहो, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा यहां से टेस्ला। लिखो। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको, और भी थोड़ा सा इसको आगे करवा ही देते हैं। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान से समझो। पिछले वाले जो तुम्हारे चैप्टर्स थे उसमें तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह होता था ये तुमको बुक से ही कवर अप करना होता था। लेकिन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर आने के बाद भाई तुम्हारे बॉडी पार्ट्स का भयानक यूज होने वाला है। कभी थंब रूल यूज करोगे, कभी स्क्रू रूल यूज करोगे, कभी लेफ्ट हैंड रूल, कभी राइट हैंड रूल। तो ये पूरे चैप्टर्स, आने वाले जो चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारे हाथ के डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स के अरेंजमेंट पे ही बेस्ड है। अगर लेफ्ट के जगह पे राइट हैंड, राइट के जगह पे लेफ्ट हैंड, या स्क्रू को सीधा घुमाने की जगह उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमाने की जगह सीधा घुमा दिए, क्लियर। पाम रूल बोलो या थंब रूल बोलो, उसमें अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन इधर उधर किए या रिप्रेजेंटेशन अगर चेंज किए, हाँ, तो भाई तुमको जितना भी कॉन्सेप्ट आता रहे फैक्ट लिखने में चूक जाओगे फिर, समझे। क्योंकि मोस्टली चीजों का डायरेक्शन तुमको बताना है, अपने ही दोनों हाथों का यूज करके बताना है। तो अभी हम लोग फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, स्क्रू रूल, पाम रूल, जितने भी रूल्स देखने वाले रहेंगे, सारे रूल्स को एक जगह पे अलग से आखिरी में लिख लेना और सभी को अच्छे से समझ लेना। एक बार अगर समझ में आ गया, हाँ, तो भाई फिर उसको और तुमको बार बार रिपीट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हर एक पार्ट को हम लोग क्या चीज एलोकेट किए हुए हैं ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, किसको करंट बोल रहे हैं, किसको फील्ड का डायरेक्शन बोल रहे हैं, किसको फोर्स का डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो जैसे ऐसे करोगे तो एक तुमको फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, एक तुमको फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा डायरेक्शन वो दिखाने वाला है वही तुम्हारे भेजे में नहीं रहेगा, तो उल्टा पुल्टा नहीं करोगे फिर। आया बात इतना समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान दो। मान लो मैंने यहां पे एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिए, और इसको मतलब एक प्लेट लेंगे पहले तो, ये मैंने एक मतलब कि स्क्वायर शेप में एक प्लेट लिया हुआ है, समझ लो। ठीक है, ऐसे समझो। ये जैसे मान लो एक प्लेट हो गया इस टाइप से, ठीक है। बीच में मैंने ऐसे होल कर दिया इसको, और होल करके ये मान लो वायर है, ठीक। और इस वायर में मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चालू करूंगा। अब जैसे मैंने इसमें इसको तो अंदर ले लिए, ये तो आर पार हो जाएगा ना भाई। अब आयरन फिलिंग जो रहता है ना, लोहे के बुरादे छोटे छोटे जो रहते हैं, चूरा उसका समझ लो, ठीक है। तो वो जो आयरन फिलिंग्स रहेंगे उसको ला करके इसके ऊपर में स्प्रेड कर दिए, क्लियर। अब जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चालू करेंगे, तो वो जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो इस वायर के अराउंड, जैसे ये ऐसे वायर रहेगा,
तो इसके चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न पे अरेंज होना चालू हो जाएंगे। बोलने का मतलब इस टाइप से तुमको वहां पे पैटर्न दिखेगा। दिख रहा है? तो ये हो जाएगा भाई सर्कुलर पैटर्न। तो ये जो सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे बन करके आया हुआ है, सर्कुलर पैटर्न बन करके आया हुआ है, यहां पे आयरन फिलिंग हम लोगों ने रखा हुआ था। और आयरन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से ही इंफ्लुएंस हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन क्रिएट कर सकते हैं, अभी अभी बताए, मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन क्रिएट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड या तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या फिर एक प्रॉपर मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड में बनाने वाला होगा। तो हमारे पास दो सोर्सेज है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो भाई हम लोग करंट और मैग्नेटिज्म में हम लोग रिलेशन बताने वाले हैं, तो करंट के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसमें से अगर यहां से आई करंट ऊपर फ्लो करवाया गया, किधर से भी किधर ले लो, तब के केस में आयरन फीलिंग जो रहते हैं ये सर्कुलर पैटर्न पे इसी कंडक्टर के अराउंड में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे देखो, अब जैसे मान लो यहां पे ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है, तो इस वायर के अराउंड में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब उसके अराउंड में चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलोगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे मिलता है अगर बोला जाएगा, तो ये जो सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया? ये एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहां पे मान लो कि मुझे इस वाले पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, कितना होगा, उसके लिए तो अभी हम लोग बायो सावर्ट लॉ देखने वाले हैं। ठीक है? वैल्यू कितना आने वाला रहता है उसके लिए हम लोग अलग अलग लॉज देखेंगे, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। डायरेक्शन क्या होगा इसको हम लोग को ये पता करने वाला रहेगा, यहां से पता चलने वाला होगा। देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे, तो अभी मैं क्या बोला, यहां से तुमको क्या खींचना पड़ेगा, एक टेंजेंट। टेंजेंट अगर यहां पे खींचोगे तो उसके दो डायरेक्शन, या तो अंदर की तरफ जाएगा, ये प्लेट को अभी ऐसे एज्यूम करना, ठीक है, या तो ये बाहर की तरफ आएगा। दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट उठाओगे तो यहां से एक तो या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के हमको दो डायरेक्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो वहां पे ड्रॉ होने वाला रहेगा उसका आगे और पीछे के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि हम लोग लें तो लें किसको, ऊपर वाले को ले या फिर नीचे वाले को ले। तो ये डायरेक्शन को पता करने के लिए देखो भाई, मैं यहाँ पे तुमको दो रूल्स बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन हर जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रूल को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रूल्स भरे पड़े, रूल्स चैप्टर में भरे पड़े हैं। तो तुमको रूल्स का स्टेटमेंट पता रहना चाहिए कि एक्चुअली में उसका रिप्रेजेंटेशन किया कैसे जाता है। बाकी अप्लाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रूल को लेते हुए पूरे चैप्टर में करने वाले रहेंगे। तो ध्यान दो, फॉर डायरेक्शन दो रूल। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, क्लियर। सेकेंड रूल जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल बोलो या राइट हैंड पाम रूल बोलो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल ही लिख लो। क्लियर? अब ध्यान दो, ये जो दो रूल है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाले का हम लोग को यूज ज्यादा करना नहीं है, तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन करके उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। और दूसरे वाले का एप्लीकेशन मतलब अप्लाई इसको हम लोग को हर केस में करना है, आगे जहां जहां पे भी हम लोग को डायरेक्शन का यूज होने वाला रहेगा। ये थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को इसको आगे यूज करना है, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। सबसे पहले स्क्रू रूल देखो। स्क्रू रूल क्या बोलता है, स्क्रू रूल क्या बोलता है कि अब स्क्रू कैसे टाइट और कैसे ढीला होता है ये तुमको पता है कि नहीं है?
जैसे मान लो कि ये स्क्रू है, ये मान लो स्क्रू है, इसको अगर मेरे को बोर्ड में इसको टाइट करना है तो टाइट करने के लिए मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज। याद हुआ? इसको अगर निकालना है, इसको अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ ये? इतना इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, अब तुमको इसको अंदर लेना है कि बाहर लेना है, ये डायरेक्शन तुम्हारा डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन। जिधर करंट का डायरेक्शन होगा तुमको इसको अंदर बाहर उधर ही करना है। तो मान लो कि मैंने करंट इसमें नीचे से ऊपर फ्लो करवाया, प्लेट ऐसे रखा हुआ है, मेरे को इस वाले पॉइंट पे मान लो इसका निकालना है क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एक और तरीके से अगर इसको समझोगे तो इसमें होल कर लेने तो भाई, मेरे को नहीं होगा, चलो। तो ये यहां पे ये होल रहेगा, यहां पे पूरे के पूरे सर्कल्स बने हुए हैं। अब इस वाले पॉइंट पे मान करके चलो, इधर वाले पॉइंट, इस वाले किसी एक पॉइंट पे वेट, जैसे मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये क्योंकि यहां पे तो दिखेगा नहीं ना भाई, वो तो तुमको सामने में हो जाएगा, और ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी अगर चूक करोगे हाँ तो भाई फिर पूरा गड़बड़ हो जाना है। तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट बोलने का मतलब जो उधर है, इस वाले पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। करूंगा क्या? सबसे पहले तो इसको होल करके, ये हो गया वायर, ये गया वायर, सर्कल इसके चारों तरफ बना हुआ है, मेरे को इधर में पॉइंट में निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट में किधर से किधर फ्लो करवा रहा हूं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर के लिए मेरे को इसको अंदर लेना पड़ेगा या इसको बाहर निकालना पड़ेगा? अंदर लेना पड़ेगा। तो अंदर अगर लोगे इसको, तो देखो हम लोग को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ये यही घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे घुमा, ये या ऐसे घुमा, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड। बात समझे? बात समझे? यहां से ऐसे हम लोगों ने स्क्रू को ऐसे घुमाया, तो स्क्रू को ऐसे घुमा रहा है तो स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ। अंदर जाएगा बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। तो ऐसे अगर घूम रहा है, ऐसे घुमा ना रोटेट, तो इस वाले पॉइंट पे कैसे घुमा? इस डायरेक्शन में गया, समझे? इस वाले पॉइंट पे इनवर्ड गया, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट्स आएंगे। कौन कौन से? एक तो तुम्हारे तरफ और दूसरा अंदर की तरफ। तो घूम किधर रहे हैं हम? अंदर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे किधर बनेगा करंट? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। इधर वाले में देखो, मेरे तरफ वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट, सेम चीज अभी भी स्क्रू लगाए घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में। तो भाई इस वाले पॉइंट में घूम करके इधर से आओगे ना, तो जब घूम करके आए तो किधर निकल रहे हो? तुम्हारे तरफ, बाहर की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करोगे तो इधर के पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, और इधर के पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, और ये पीछे वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे तरफ। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? तो ये है भाई स्क्रू रूल, लेकिन इसको हम लोग को कहीं पे अप्लाई नहीं करना। अब देखो सिंपल तरीका बताते हैं। राइट हैंड थंब रूल जो दिया हुआ है, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल। ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, ये थंब लगाए, और ये जो 4 फिंगर्स बचे हुए इनको तुमको कर्ल करना है, मोड़ना है। थंब को तुमको उस डायरेक्शन में लेना है जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जिधर मुड़ेगा, ये चारों उंगली जिधर मुड़ेंगे वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे इसमें इस वाले पॉइंट पे निकालना, उधर वाले पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, चारों फिंगर घूमे किधर? इधर। तो इस वाले पॉइंट पे ये फिंगर किधर की तरफ जा रहे हैं? अंदर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड। आया समझ में? क्लियर? चलो भाई, तो मान लो ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट हम लोगों ने क्या मान लिया? पी। तो करंट अगर यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू इनवर्ड। कोई डाउट नहीं? चलो इसको लिखो जल्दी। इनवर्ड बोलने का मतलब ये प्लेन के अंदर की तरफ ना। अब एक चीज और देख लो तो भाई, एक और रिप्रेजेंटेशन देख ही लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ये प्लेट तो अब ऐसे ऐसे रखा हुआ रहेगा। अब मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं तो वो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। और बोर्ड के अंदर को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर होता तो ऊपर लाइन बना लेते, नीचे होता तो नीचे लाइन बना लेते। दो डायरेक्शन तुम ये प्लेन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, एक जो प्लेन से बाहर आ रहा हो और दूसरा जो प्लेन के अंदर जा रहा हो। तो इसके लिए दो और रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर इनवर्ड की बात करेंगे
तो इनवर्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे सर्कल बना करके ऐसे क्रॉस मार देते हैं, समझ में आया। और अगर आउटवर्ड की बात करोगे तो फॉर आउटवर्ड यही जो रिप्रेजेंटेशन है, सर्कल बनाएंगे और बीच में एक डॉट लगा देंगे। क्लियर है इतना। अब इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आउटवर्ड। ये आया बात समझ में इतना। तो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में इन्हीं रिप्रेजेंटेशन के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे टर्म्स को। लिखो लिखो लिखो, इतना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भर भर करके इसके लिए पहले डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हो गया क्या? हो गया। बस आज थोड़े से और प्रैक्टिस करके बताओ, क्योंकि नया टॉपिक चालू करेंगे तो टाइम हो जाएगा। अब देखो, मान लो, अच्छा मेरा तो एग्जांपल हो ही जाएगा। इधर देखो, ये रूल तो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे वेट, चलो अब मैं वायर को ऐसे बना रहा हूं। ये है वायर, समझ में आया वायर कैसे है? वायर कैसे है? आउटवर्ड और इनवर्ड, समझ में आ गया। और डॉट स्ट्रक्चर है तो वायर हो जाएगा इस टाइप से, बाहर की तरफ आ रहा होगा। अरे अंदर बाहर वायर दोनों है, लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। वहीं अगर इसको क्रॉस बनाते तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाता? इनवर्ड। बात समझ में आ गया ये। अब जैसे ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक। मान लो मेरे को पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। बताओ मेरे को पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्या चीज? हाँ, करंट आउटवर्ड है, डॉट बनाया है ना, अपवर्ड। अपवर्ड आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये हो गया। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो ये किधर फेंक रहा है? उसको ऊपर की तरफ, टेंजेंट ऊपर जाएगा, तो ये हो गया भाई अपवर्ड। अगर यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो लेफ्ट, यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो नीचे, यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो उधर। अब डायरेक्शन समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तुमको बस फोकस करना है करंट के डायरेक्शन पे। जिधर करंट फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में तुम अपना थंब रख लो भाई, और वहां से फिर किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हुआ रहा, चारों फिंगर को कर्ल करके घुमा लेना, जिस साइड में वो टेंजेंट फेंक रहा होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का। कोई डाउट? आ गया इतना समझ में? तो पहले में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कवर कर लिया। अब हम लोग को देखना है कि एक्चुअली में ये जो बी है इसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कल का हमारा पहले नंबर का टॉपिक होने वाला रहेगा बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन हो सकता है। स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, BIOTSA में भी WART होता है, देख लेना, ऐसे WART या ऐसे VART होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बायो सेवर्ट। इसी का हम लोगों को तरीका देख रहे हैं। डेरिवेशन कुछ नहीं है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस हम लोग को एज्यूम करना है कि कौन कौन सा चीज किसके किसके प्रोपोर्शनैलिटी में आता है, और उस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस लॉ से, इसके रूल से कैसे निकाला जा सकता है। तो यहां से आगे का जो टॉपिक रहेगा वो तुम्हारा बहुत ही इजी टाइप का होगा, बहुत ज्यादा हैवी वैसा है नहीं, बशर्ते जितने एलिमेंट्स मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवाते हुए चलूं, जितने रूल्स बताते हुए चलूं, प्रॉपरली उसको समझते हुए चलोगे तो फाइनल आंसर तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज ऐसे रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना रहता है, हर क्वेश्चन में आने वाले तुम फंसते चलो। ठीक है, एक तो ये रूल मैक्सिमम जगह पे ये रूल यूज करेंगे, मैक्सिमम। अभी आने वाले 3 चैप्टर्स में जहां पे भी हम लोग, आने वाले चैप्टर टॉपिक्स में जहां पे भी हम लोग को यूज होने वाला रहेगा, मैक्सिमम जगह पे डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये था भाई तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद सिलेबस के हिसाब से तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है? बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, किसके लिए है? बायो सेवर्ट लॉ इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका वैल्यू निकालने के लिए बायो सेवर्ट लॉ लाया गया था। इसके लॉ से हम लोग बी का वैल्यू निकालना सीखेंगे,
और फिर इसके अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे। अलग अलग एप्लीकेशंस बोलने का मतलब जैसे अभी बताया मैंने तुमको, एक ही देखना हम लोग को करंट कैरिंग लूप की वजह से। एक लूप बनाया जाएगा ऐसे गोला, ठीक है, उसके अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी तुम्हारा क्या आने वाला होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ ही देता है। बात समझे? इतना क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो उसको थोड़े से अच्छे से समझने का कोशिश करना। अब कल हम लोग बायो सेवर्ट लॉ के बाद में हम लोग फिर पहुंच जाएंगे सीधा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। क्लियर? उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे हम लोग उतरेंगे। बन जाएगा? अब इतना इतना चीज तो समझ में आ गया रहेगा भाई। बाकी चीज भूल जाओ, चल जाएगा। डायरेक्शन निकालने का तरीका मत भूल। स्क्रू रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि उस पर स्क्रू को पहले टाइट करो तो तुम्हारा दिमाग उसमें भरना जाएगा, क्योंकि डेली डेली तो मैकेनिक टाइप का काम कर नहीं रहे हो, तो पता रहे तुमको कि स्क्रू को किधर अंदर टाइट करना है और किधर बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो वो तुमको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए जो राइट हैंड थंब रूल है वो तुम्हारे लिए भगवान है। जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह का रिक्वायरमेंट हुआ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में, तो तुमको राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है वहां। बन जाएंगे अब? ठीक है, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। अब कल वाले क्लास से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। चलो।